Hello, very good morning, students. So today we are discussing structure of atom. As far as structure of atom is concerned, the various theories were proposed by various scientists. Before Maharishi Karnad, he in 600 BC, he first discovered the term Parmanu, that is atom. Then various scientists uh, proposed their different models. But the first person to say that the atom is the smallest particle and it don't have any subatomic particles and is just John Dalton. The person who said this is John Dalton. तो जॉन डाल्टन ने समय पहले इसके बारे में बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो क्या है. तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन थ्योरी की जो एटम्स जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है और वो ट्रैवल करेगा. ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में कंबाइन करेंगे एंड दे विल फॉर्म डिफरेंट दे विल फॉर्म इन मॉलिक्यूल्स. और हर एक एटम का जॉन डल्टन का बोलना था कि हर एक एटम जो है उसका एक अलग प्रॉपर्टीज होंगी हर एक एटम्स की, एलिमेंट के. सो अगर डिफरेंट एटम है तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन वो थ्योरी अब एप्लीकेबल नहीं हो सकती क्योंकि पहली बात तो वो छोटा पार्टिकल नहीं है, उसके सब एटमिक पार्टिकल्स भी एटम के. और दूसरी बात ये है कि एटम्स जो होते हैं वो they are having their subatomic particles. In further discoveries we will see that. तो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है, जॉन डाल्टन का बोलना ये था कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और जॉन डाल्टन, लेकिन उनका बोलना ये था कि जो एटम्स है वो धीरे धीरे मतलब दे आर द स्मॉलेस्ट चार्ज स्फीयर्स. बट ही फेल्ड टू एक्सप्लेन कि they have some subatomic particles also in them. तो जॉन डाल्टन की जो थ्योरी जो थी उसकी वो बोल रही थी कि भाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है एटम और वो सेपरेट नहीं हो सकते, लेकिन सेम एलिमेंट्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी नहीं हो सकती ये बोल रहे थे. तो वो फेलियर हो गया क्योंकि अभी आइसोटोप्स वगैरह डिस्कवर हो गए. एक ही एलिमेंट है, उसके दो आइसोटोप से डिफरेंट कैरेक्टर्स शो करेंगे, प्रॉपर्टीज शो करेंगे. तो टुडे वी विल स्टडी दैट हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर जो है एटम का वो क्या बता रहा है अपन को, है ना. तो फर्स्ट जो है प्रॉपर्टी जो अपन देखेंगे कि इसमें जॉन डाल्टन के बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जे जे थॉमसन. जॉन डाल्टन की थ्योरी जो थी, जॉन डाल्टन उनका बोलने का मतलब था कि एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल है और उसमें कोई सबएटॉमिक पार्टिकल नहीं है. और उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट एटम्स जो है अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के. और दो एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, छोटे छोटे एटम्स. ओके. तो उन्होंने उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का कोई कंसेप्ट ही नहीं आया था, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी का, और दूसरी इसका नहीं आया था. इनके बाद जॉन डाल्टन के बाद में आए जे जे थॉमसन. जे जे थॉमसन जे जे थॉमसन ही कंडक्टेड एक एक्सपेरिमेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब. उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसको क्या बोलते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. तो कैथोड रे ट्यूब ये है हमने, कैथोड रे ट्यूब. कैथोड रे ट्यूब में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जॉन डाल्टन ने. व्हाट ही डिड दैट, he take two sides with cathode and anode. Okay, and there is a space outlet for vacuum pump. This is going towards vacuum pump. Vacuum pump में जा रहा है. Okay. This is the induction cell. Induction cell. And he 1000 voltage जो है करंट इसे पास हुआ इलेक्ट्रॉन में से कैथोड के. तो ये जो ये करंट पास हुआ तो इस करंट का की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की प्लेट्स से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
इलेक्ट्रॉन्स जो है निकलना, ये तो मेटल है कुछ ना कुछ, है ना। तो ये कंडीशन जब उसने प्रोवाइड किया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल्स है, दे आर traveling in a straight line and going towards positive part. But this is happening because there is a vacuum inside here at very low pressure. At very low pressure means 10 raised to minus 3 mmHg. Okay. ये प्रेशर पे जहाँ पर मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ गैस है इसमें और वैक्यूम ज़्यादा है, तो ये प्रेशर पे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से धीरे धीरे करके जाने लगे। तो 70s तक के जॉन डाल्टन का जो थ्योरी है वो एक्सेप्टेबल थी, लेकिन उसके बाद जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसका नाम था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है कैथोड के, वो यहाँ पर देखा उन्होंने कि डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें इंडक्शन हाई वोल्टेज करंट पास किया उसमें से, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो है हाई वोल्टेज करंट ये पास हुआ, और ये जो प्लेट है एनोड की, इसमें परफोरेशन है, इसमें परफोरेशन था, ठीक है, दिस इज अ परफोरेटेड प्लेट, ये परफोरेटेड प्लेट है यहाँ, परफोरेशन इसमें। तो इसके पीछे में एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगा दिया, इसके पीछे में एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगा दिया उन्होंने क्या किया, एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगा दिया इसके पीछे। तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज द हाई वोल्टेज करंट इज पास थ्रू दिस इलेक्ट्रॉन, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो भागेंगे जब, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है और वो एनोड खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने लगा, तो ये इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर ऑफ 10⁻³ mg, एकदम कम प्रेशर पे ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया हमने एट वेरी लो प्रेशर। दिस वाज डन एट वेरी लो प्रेशर, यानी निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ गैस थी इसमें, तो इतने लो प्रेशर पे इन्होंने इसको कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट को। तो क्या हुआ इसके बाद में जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में ये इलेक्ट्रॉन्स, he found that these electrons are traveling in a straight line, and they are traveling in a straight line and they are passing through the perforated plates and they are stuck into the fluorescence plate. So and you will see that they are shining on that fluorescent plate. तो जब ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे तो इनको कोई इफेक्ट नहीं था अंदर में, ठीक है। अब ये चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने इस मॉडल में प्रपोज करने के लिए उन्होंने बताया कि जो कैथोड रेज है ये बहुत ही कम लो वॉल्यूम की प्रेजेंस में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। इसको प्रूफ करने के लिए फर्स्ट पॉइंट उन्होंने जो दिया जे थॉमसन ने कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने एक इसके पोस्टुलेट्स दिए है ना। फर्स्ट क्या दिया पॉइंट उन्होंने कि फर्स्ट दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, straight line, okay। Second, they are negatively charged, they are negatively charged, ये negatively charged है, okay। Second, they are negatively charged, अब ये negatively charged है, okay, and they are traveling in a straight line, these particles, okay। Then they possess a kinetic energy, they possess a kinetic energy। How he proved this, he take a small wheels, pedal wheels, small pedal wheels like this, small pedal wheels he take, and he put this small pedal wheels here, pedal wheels, ये pedal wheel को उन्होंने क्या किया, एक एक करके इसमें डाल दिया, ये pedal wheel जो है, ये pedal wheels को जो है इसमें डाल के इन्होंने क्या किया, ये ऑब्जर्व किया कि ये जो पेडल व्हील्स है, ये पेडल व्हील्स जो है ये मूव कर रहे हैं, ये पेडल व्हील्स जो है ये दे आर मूविंग, द पेडल्स आर मूविंग। सो लाइक पेडल व्हील्स डाल के भी दे फाउंड दे आर मूविंग, ही फाउंड एक्शन,
तो दिस इलेक्ट्रॉन्स while traveling the pedal wheels are moving automatically small, छोटे छोटे पैडल व्हील जो मूव कर रहे हैं। तो इससे पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स है ये चार्ज है और ये they are made up of small particles and they are made up of very small particles. So, these are traveling in the straight line, they are negatively charged and they are made up of very small particles. They are made up of small particles, छोटे छोटे particles हैं। इसके बाद एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया जे जे थॉमसन ने, वो था कि दे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब आप देखेंगे कि जब अपन इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ये एक ऊपर एक प्लेट लगा दे नेगेटिव और एक पॉजिटिव प्लेट है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में यू विल सी दैट इलेक्ट्रॉन्स दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द they get deflected towards positive plate, they get deflected towards electric field, deflected in electric field towards positive plate, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये डिफ्लेक्टेड हो रहा है। इसके बाद छठी बात क्या देखी इसमें, 6 पॉइंट इन्होंने देखा, 6 पॉइंट देखा इन्होंने कि जो जे जे थॉमसन ने लिखा कि दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि when we are putting the two plates here, negative and positive magnetic field, so under the magnetic field also जो कैथोड रेज है इनका डिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो रेज है ये दिया कि सीधी जो यहाँ पड़ रही है ये इनका थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, मीन्स दे आर शोइंग दीज चार्ज पार्टिकल्स विच आर ट्रेवलिंग। तो ये जो डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की ये इस तरह से हुई कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में ये बता रहे हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स है ये डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया कि इनमें फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रहा, जो कि आपने देखा यहाँ पर पीछे में प्लेट में ये रेस स्ट्रेट जा रही लेकिन डिफ्लेक्शन दिखा रही है, लेकिन जब स्ट्रेट जा रही है तो स्ट्रेट जाके यहाँ पर ये फ्लोरेसेंस दिखा रही है। मतलब 7 पॉइंट जो है ये प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, ये फ्लोरेसेंस दिखा रही है, ठीक है। उसका 8 पॉइंट, दे आल्सो प्रोड्यूस एक्सरे, प्रोड्यूस एक्सरेज, एक्सरेज दैट इज एक्सरेज है ना, एक्सरेज भी प्रोड्यूस कर रही है। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है एक्सरेज का। तो ये जे जे थॉमसन ने ऑब्जर्वेशन किया और ये मैंने बताया कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स है दे आर हैविंग ए रेशियो, ये चार्ज पार्टिकल्स में एक पर्टिकुलर रेशियो। तो उन्होंने क्या बताया कि स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज है, दे प्रोड्यूस काइनेटिक एनर्जी बाय पुटिंग ए लाइट पेडल व्हील, दे आर मूविंग एंड दे आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। दो प्लेट्स लगाए ऊपर नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो उसमें डिफ्लेक्ट हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उसमें भी डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में दे आर डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स, ओके। फिर मैग्नेटिक फील्ड में और फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही है जो कि स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है परफोरेटेड एनोड से। ये एनोड जो है परफोरेटेड है, परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड एनोड से ट्रैवल कर रही है और सीधे इस तरफ जा रही है। अब इसके अलावा इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बात जे थॉमसन ने ऑब्जर्व करी कि जो इसका रेशियो है इलेक्ट्रॉन का, कि उन्होंने कैलकुलेट किया कि चार्ज मास रेशियो, चार्ज टू द मास रेशियो को कैलकुलेट किया। जे थॉमसन कैलकुलेटेड चार्ज मास रेशियो, तो ये आपने लिख लिया होगा।
अभी चार्ज मास रेशियो का कैलकुलेट किया उन्होंने, चार्ज अपॉन मास रेशियो, he calculated this. So for charge E and for E by M, it is denoted like this. Okay. And the charge upon mass ratio he find calculated is 1.75, is 1.75 into 10 raised to 11 coulombs per kg. This is the charge mass ratio, which is calculated by J.J. Thomson. Then came another scientist who put forward a theory that if the charge mass ratio of this particle or electron is this much, so another scientist who put in another experiment, his name was Millikan. Millikan, by its oil drop experiment, he calculated that electron are having it. He found that this change. So up till now they by getting this ratio, ये ratio मिलने के बाद में जॉन डेल्टन ने सॉरी जे थॉमसन ने ये कंक्लूजन पहुंच गए थे कि these are the fundamental particles, these are the fundamental particles and they are having a ratio and they are traveling in a straight line towards anode, they are producing fluorescence and they get affected reflected in magnetic field as well as in electric field. तो इसके बाद में मेरिकन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्होंने कैलकुलेट किया कि कितना चार्ज हो सकता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है चार्ज और इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट, उन्होंने देखा कि चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और today's situation it is equivalent to 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपका चार्ज ऑफ द रेशियो पता चल गया आपको, है ना, चार्ज ऑफ द रेशियो पता चल गया, आपको रेशियो पता है इसका, तो आपको इसका मास निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन ही कैलकुलेटेड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है इसका 9.1 इंटू 10⁻11 kg आया, -31 kg, 9.1 into 10⁻31 kg. This is the mass of the electron. So he came to the conclusion that the mass of the electron is 9.1 into 10⁻31 kg. So according to J.J. Thomson, electron is a fundamental particle. He stated that it is a fundamental particle. फंडामेंटल पार्टिकल है वो। फंडामेंटल पार्टिकल क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, दे आर ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन। अब इन्होंने क्या किया, तो गैस को चेंज करके देखा, इलेक्ट्रोड को भी चेंज किया, देन ही चेंज द गैस आल्सो एंड इलेक्ट्रोड आल्सो। तो उसमें उन्होंने ये देखा कि भाई व्हेन ही चेंज द गैस एंड इलेक्ट्रोड आल्सो, देन सो दिस डिस्कवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब इलेक्ट्रॉन के एक स्ट्रेट ट्रेवल स्मॉल चार्ज पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट ट्रेवल कर रहे हैं और इसका मास जो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, जो कि एटम के मास से बहुत कम है ना। तो ये एक डिस्कवरी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन की, जे थॉमसन की, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एक्चुअल जो उसका वो है वो चेंज होती आ रहा है। अब इसके बाद आया प्रोटॉन्स के डिस्कवरी चालू हुई। तो अब ये यहाँ तक की इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इसमें अब उन्होंने अपने फंडामेंटल पार्ट्स बताया, इनका चार्ज बताया, इसका रेशियो बताया और ये स्टेट किया कि इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल। ओके, बट ऑल दिस इज हैपनिंग एट ए वेरी लो प्रेशर, मतलब कि वैक्यूम में हो रहा है। इसे कैथोड एक्सपेरिमेंट जो हुआ ये वैक्यूम में हुआ। तो दिस कैथोड रेज दे आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, और वो फ्लोरेसेंस भी दिखा रही है। ठीक है, तो और इसका जो टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg एक निकाला गया बाय मेरिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसका रेशियो भी मिल गया अपने को, इसका मास मिल गया और इसका चार्ज भी मिल गया इलेक्ट्रॉन का। तो इसके बाद डिस्कवरी हुई, तो ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल की पहली डिस्कवरी थी,
जो कि प्रूव कर रही थी कि डाल्टन की जो थ्योरी है वो थोड़ी सी गलत साबित हुई थी, क्योंकि डाल्टन का बोलने का मतलब था कि एटम ही एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल है, मगर ये तो एक एटम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल। सो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे जे थॉमसन की एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी हुई, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। इसके बाद अपन देखेंगे कि किस तरह से एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ई गोल्डस्टेन। ही ऑन पेपर डिस्कवर्ड द प्रोटॉन प्रोटॉन ही डिस्कवर्ड प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी में क्या हुआ कि साइंटिस्ट ई गोल्डस्टेन ने क्या किया कि ही चेंज द gases and he changed the position of the experiment slightly in the discharge tube. तो सेम एक्सपेरिमेंट जो है सब सारे एक्सपेरिमेंट उस टाइम पे कायम होते थे डिस्चार्ज ट्यूब में। ओके, he take a discharge tube and what he did is on the side of anode he put a fluorescent screen, okay, and on cathode side, and from the cathode side what he did that on the same tube he introduced a low pressure, he introduced more pressure, प्रेशर इंक्रीज किया उन्होंने, मोर प्रेशर उन्होंने बढ़ा दिया, he introduced more pressure and this is negative cathode and this is positive anode। अब उन्होंने क्या किया कि एनोड तो यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, गैस मॉलिक्यूल बढ़ गए, और एनोड में आपने देखा कि ये ट्यूब में इन्होंने परफोरेशन इसमें दे दिया, इसमें कैथोड में। व्हाट ही डिड इज ही टेक परफोरेटेड कैथोड, व्हाट ही डिड ही टुक द परफोरेटेड कैथोड, कैथोड को उन्होंने क्या किया परफोरेशन दिया और प्रेशर एकदम कम कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने की वजह से गैशियस मॉलिक्यूल आ गया, प्रेशर कितना 10⁻1 mmHg कर दिया प्रेशर। तो ये प्रेशर से क्या होगा गैशियस मॉलिक्यूल्स में आ गया वैक्यूम की जगह, है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है जो कैथोड रे से जो निकल रही है रेस वो तो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ गैशियस मॉलिक्यूल जो है they are getting positively charged because they are liberating electrons, they are getting positively charged and liberating electrons, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं मतलब कि गैस का आयोनाइजेशन हो रहा है ना, गैस का आयोनाइजेशन हो रहा है, आयोनाइजेशन ऑफ गैस। अगर गैस का आयोनाइजेशन हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो ये पॉजिटिवली ये इस तरफ जाएंगे, ये भागेंगे इस तरफ, ये इलेक्ट्रॉन्स दे आर गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, okay, but these positively charged ionized molecules of gas they will go in, they will move towards cathode, ये कैथोड की तरफ जाएंगे। अब ये अगर कैथोड की तरफ जाएंगे they will go in the form of canal, hence they are called canal ray और they are named as anode ray, इनको एनोड रे बोल देते और यहाँ बोल देते कैनाल रे। तो ये जब इस तरफ जाएंगी तो इसको बोलेंगे अपन कैनाल रे, और ये फ्लोरेसेंट ट्यूब यहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ पर ये इट विल शो द फ्लोरेसेंस आल्सो हियर एंड दे आर शो कलर, दे विल शो कलर। इफ दे शो कलर तो ये डिस्कवरी एक मिल की भाई ये, मगर दीज आर नॉट फोटॉन्स, क्योंकि ये गैस मॉलिक्यूल है, आयोनाइजेशन हो रहा है गैस का आयोनाइजेशन हो रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज जो गैस मॉलिक्यूल से दे आर टर्निंग इन क्लियर, तो एनोड रेज को बोला उन्होंने, बट यू कैन नॉट से इट प्रोटॉन डायरेक्टली। सो व्हाट ही डिड ही टेक हाइड्रोजन, what he did he took hydrogen and he
he took H2 gas. He take H2 gas. So in H2 gas, he find that it is having only one इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बचा के यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन बच जाएगा, ऑर्बिट खत्म हो जाएगा उसका, है ना। तो जब इसका सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो व्हेन ही टेक हाइड्रोजन गैस, कैथोड रेज दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर दूसरी कोई गैस रहेगी तो ये नहीं होगा, दे आर कैनॉट बी कॉल्ड एज प्रोटॉन, ठीक है। तो उन्होंने हाइड्रोजन गैस लिया, तो हाइड्रोजन गैस से क्या है, ये पूरे इलेक्ट्रॉन उधर गया, पूरे पॉजिटिव चार्ज इधर आया, तो देन ही सेड दैट अगर हाइड्रोजन है तो सिर्फ प्रोटॉन बच जाएगा हाइड्रोजन का प्रोटॉन ही इधर आएगा। तो हाइड्रोजन के प्रोटॉन इधर आए, तो these anode rays or canal rays, they show that the protons, they found a discovery that there is a presence of proton inside the atom also, which are positively charged. By considering hydrogen, he took हाइड्रोजन, और उसके उन्होंने पता चली कि हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ जाएंगे। तो कैथोड की तरफ जो रेज आएंगी, जो दीज पार्टिकल्स विच आर पैरेलल पॉजिटिवली चार्ज, इन केस ऑफ हाइड्रोजन दे आर प्रोटॉन्स, ओके, बिकॉज ओनली प्रोटॉन्स आर रिमेनिंग एंड दीज प्रोटॉन्स आर रिमेनिंग, सो दिस इज स्पेसिफिक टू द गैस। सो एनोड रेज के जो थॉमसन ने he performed an experiment and he said that it is made up of positive charge. So if we consider the protons, the charge on the proton is 1.6 into 10 raised to is 1.6 into 10 raised to plus is plus 1.6 into 10 raised to minus plus 19. So this is a charge, and then he calculated the mass ratio, okay, which is found out to be 1.625 into 10 raised to minus 27 kg. So this is the mass of proton. So this discovery of photon, it states that the proton mass of the proton is 1837 times more than electron. So the mass is more than electron, okay, electron के mass से ये 1837 times more, so these are heavier than electrons. इसका जो mass है वो 1837 times ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो प्रोटॉन्स है ये हायर है, ये तुम सबने ये पता किया कि इसका जो मास है वो हायर है। तो this experiment by J.J. Thomson processed that the first atomic model was proposed by him and he received a Nobel Prize for this. इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल के जो है दो चीज़ बताया उन्होंने। क्या बताया उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया इम्पोर्टेंट, उनके हिसाब से ये कहना था कि J.J. थॉमसन का जो मॉडल था, उन्होंने जो प्रपोज किया मॉडल, the model states that this model states that ये एक एटम जो एक स्फीयर है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पूरे पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं बीच में है, बीच में इनमें इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन को इफ यू कट, you will see that a red part of the watermelon is positive charge and the seeds are like electron. So same like this, or we call it as plum pudding model. So this model was rejected due to some other experiment conducted by other scientists. So according to him, he said that the atom is a sphere, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इसको अगर अपन और इसको उन्होंने मॉडल को नाम दिया वाटरमेलन मॉडल, और वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। But this model actually it was rejected because one scientist was there whose name was Rutherford.
अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। ये जो मॉडल था इसको फेलियर आ गया, और इसके लिए दूसरा साइंटिस्ट जो था इन्होंने की अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने क्या किया, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने बताया कि ये जो इनकी कंपनी थी, ही इज इंडल्ज इन डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स ऑन रेडियोएक्टिव रेस। तो इन्होंने अल्फा रेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जो कि अल्फा रेस होती है, ये तो मालूम है आप लोगों को, अल्फा रेस जो होती है वो +2 चार्ज कैरी करती है ना। अल्फा रेस में +2 चार्ज होता है हमेशा। तो अल्फा रेस पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया रुदरफोर्ड ने, और अल्फा रेस से उन्होंने ये बताया कि व्हाट ही डिड, ही टेक अ सोर्स, है ना, रेडियम लिया उन्होंने एक सोर्स के तौर पे, रेडियम का सोर्स लिया, और इसमें से रेस जो है पास किया उन्होंने एक गोल्ड लीफ में से, गोल्ड लीफ में से इस रेस को पास किया, और जिंक सल्फाइड की यू फ्लोरेसेंट ट्यूब, जिंक सल्फाइड की एक ट्यूब थी, जिंक सल्फाइड की प्लेट को बैकग्राउंड में डाल दिया, जिंक सल्फाइड की। तो इनके जो रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट थे, उनको ये कंक्लूजन पता करें कि ये जो रेस है गोल्ड लीफ में से, एक गोल्ड लीफ प्लेट में ये सोर्स से रेस पास हो रही है, तो ही फाउंड दैट द रेज आर गोइंग एंड शोइंग द फ्लोरेसेंस ऑन द पेनिट्रेशन दिखा रही है, ठीक है। लेकिन कुछ रेज जो है दे आर शोइंग डिफ्लेक्शन, सम रेज आर शोइंग डिफ्लेक्शन, एंड सम रेज आर रिटर्निंग बैक, some rays are returning back. So he found that on the zinc sulfide plate, zinc कि गोल्ड लीफ में से जो रेस जा रही है, ये रेस जो है, ये फ्लोरेसेंट रेस रेडियम से निकल के डायरेक्ट जा रही है, तो अल्फा पार्टिकल्स जो है दिखा रहे हैं कि दे आर ट्रेवलिंग स्ट्रेट, पेनिट्रेटिंग द लीफ, एंड दे आर ट्रेवलिंग स्ट्रेट, हिटिंग स्ट्रेट ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट, इससे थ्रू जा रही है। कुछ जो है डिफ्लेक्शन दिखा रही है और कुछ जो है रिटर्न बैक हो रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट को उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि 99.9% रेज आर पेनिट्रेटिंग, दे आर गोइंग स्ट्रेट, so these alpha particles are going straight on the zinc plate, but some particles they are showing deflection and some are returning back. तो उससे इन्होंने ये कंक्लूजन पे पहुंचे रुदरफोर्ड कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो अल्फा रेस पार्टिकल्स है, दे आर पासिंग थ्रू द मेटल, ओके। अगर ये मेटल का एक एटम है, मेटल का एक एटम है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन किया रुदरफोर्ड ने कि ठीक है, ये एक ये सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज है। उन्होंने बताया कि ये नेगेटिव चार्ज, ये हॉलो है एटम, एटम एक हॉलो कैविटी है, और इसमें से पास जो हम अल्फा पार्टिकल्स को पास कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पार्टिकल्स जो है रेस की चले जाएंगे यहाँ से, ओके। लेकिन जो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पे आई तो वो टकरा के वापस जाएंगे, ओके। जो पॉजिटिव चार्ज बीच में आ जा रहा है, कुछ ऐसा थोड़ी सी जो रेज है वो वापस आ रही है, और बाकी कुछ जो है क्या आ रही है, इस पे से डिफ्लेक्शन दिखा रही है, यहाँ से कोई डिफ्लेक्शन दिखा रही है, ओके। इसी तरह से यहाँ से जो रे आ रही है तो ये कुछ डिफ्लेक्शन दिखा रही है, लेकिन बाकी कुछ रेज जो है वो टकरा के वापस जा रही है, कुछ डिफ्लेक्शन दिखा रही है, और बाकी सारी स्ट्रेट जा रही है इस एटम में, है ना, बाकी सब स्ट्रेट जा रही है। तो ही फाइंड दैट सम रेज आर गोइंग स्ट्रेट, so he find that there is something small part. So what the Rutherford, he did a very great experiment, that he find that there is something small like a nucleus inside the atom, which is abstracting this ray, alpha particle rays, to go straight in the center and a small area, okay. And other rays are showing deflection because some are deflected from the surface of that nucleus, and the others are passing away. So other cavities are hollow. He stated that atom is a hollow cavity, having a hollow cavity, but is having a centralized positively charged nucleus. So this is the discovery of nucleus by Rutherford. What his model stated, Rutherford का मॉडल जो था उसने क्या स्टेट किया समय पहले कि उनके हिसाब से
ज़्यादातर पार्ट जो है एटम का वो हॉलो है, मोस्ट पार्ट इज हॉलो. व्हाट ही सेड, रुदरफोर्ड सेड दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो. मोस्ट ऑफ द पार्ट is hollow. Second, he said the positive charge is very small, and he found a molecule, a nucleus, and his positive charge, which is very small, he stated this as nucleus. He said this is nucleus. ये जो छोटा सा चार्ज है ये एक न्यूक्लियस है. ये सेकंड पॉइंट था उनका. थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या दिया कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इज हैवी एंड दस इज समथिंग which is very heavy. And he said that this positive charge, it is something which is very heavy. ठीक है. मतलब इसमें और भी कुछ है. अभी तक न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ, ये डिस्कवरी प्रोटॉन की है, तो इसमें और भी कुछ है करके अपन सोच रहे हैं. तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि ये जो साइज है इसका इज़ वेरी स्मॉल, कॉम्पैक्ट एंड इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम. तो न्यूक्लियस का जो साइज़ है, साइज़ के बारे में बताया मैंने. इसका जो साइज़ है, साइज ऑफ न्यूक्लियस is very small as compared to एटम. एटम की कंपैरिजन में इसका साइज बहुत ही छोटा है, तो इसका जो साइज है वो बहुत स्मॉल है. अब रुदरफोर्ड ने और भी एक्सपेरिमेंट करवाए, तो उन्होंने क्या बोला कि जो साइज है ये बहुत छोटा है. मतलब कि अगर एटम का साइज अगर 10 अगर एटम का साइज अगर है, एटम का साइज अगर है 10⁻⁻10 mm, तो न्यूक्लियस का साइज होगा 10⁻15 mm. वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम. ओके, सो दैट्स वाई दिस रुदरफोर्ड मॉडल जो है इज ऑल्सो कॉल्ड एज, रुदरफोर्ड का जो मॉडल है इसको सोलर सिस्टम मॉडल भी बोलते हैं. जैसे सन है, सन के अराउंड में अर्थ घूम रही है, अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स घूम रहे हैं सन के अराउंड में, है ना. तो ये मॉडल भी इसको भी इस रुदरफोर्ड मॉडल को सोलर सिस्टम मॉडल भी कहा जाता है. इसको यू कॉल इट एज सोलर सिस्टम मॉडल. व्हाई? बिकॉज ही सेज दैट दिस around this positively charged nucleus the electrons are there. ओके, लाइक द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग. ठीक है. तो उन्होंने ये स्टेट किया कि जो छोटे छोटे, रुदरफोर्ड ने बताया कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अराउंड में है और ये एक हॉलो कैविटी है. अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें समझने की कि भाई रुदरफोर्ड को ये कैसा पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है जो इसके अराउंड में घूम रहे हैं. सोलर सिस्टम को उन्होंने कंपैरिजन किया, तो इन सोलर सिस्टम द सन जो है उसके अराउंड में प्लैनेट्स घूमते हैं. सन के अराउंड में अगर प्लैनेट्स घूम रहे हैं तो इसका मतलब कि उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं. कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहे हैं. उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग. ओके, बट हाउ, वेयर दे आर रिवॉल्विंग? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट. ही सेड. हाउ ही सेड दिस? उन्होंने कैसे समझा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहे हैं. तो इसमें अपन ने ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ओके, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं they are pulled towards positively charged. Okay, मगर what he said that they are moving in circular motion. तो कोई भी charged particles when it is moving in a circular motion they will lose energy, है ना.
क्योंकि इसमें वेलोसिटी आ रही है एंड दे आर रिवॉल्विंग. व्हाई दे आर रिवॉल्विंग? इफ दे आर लूजिंग एनर्जी दे कैन कम एंड कोलाइड विद द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के साथ में कोलिजन हो जाएगा उनका, तो ये आपस में मिल जाएंगे. तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, इसमें एक और फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है अट्रैक्शन के साथ में, एक सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है. सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट हो रहा है जो सेंटर से. ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के जनरेट होने की वजह से न्यूक्लियस की एनर्जी जा रही है एंड जैसी वो जा रही है तो इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी. इट इज शोइंग द चेंज इन वेलोसिटी. इट इज शोइंग द चेंज इन वेलोसिटी. इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अपन ने एक स्टोन लिया, उसमें धागा बांधा और आप उसको सेंटर से ऐसे घुमा रहे हैं, तो क्या होगा, आप यहाँ से जैसे जैसे स्पीड उसकी बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी सेंटर से, क्योंकि एक पुल है आपका धागे की वजह से. धागा आपके हाथ में है और उसकी वजह से पुलिंग हो रही है, तो ये जो मूवमेंट है स्टोन का वो गोल गोल घूम जाएगा. तो ये जो फोर्स कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, आप सेंटर से कंट्रोल कर रहे हैं इसको गोल घुमाने का. ठीक है, और आपके हाथ से और धागे से वो गोल गोल घूम रहा है. तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स अट्रैक्शन है, ये रुदरफोर्ड ने बोला कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इसको इलेक्ट्रॉन को ये कंपेल कर रहा है कि वो एनर्जी को लूज कर रहा है. तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज कर रहा है, एनर्जी जो है वो लूज हो रही है, एनर्जी लॉस हो रहा है, और इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है. इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. अब वेलोसिटी इज चेंजिंग, एनर्जी इज लूजिंग. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो रुदरफोर्ड का जो मॉडल है, ही सेड दैट द इलेक्ट्रॉन्स इज हैविंग अ सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना. तो इलेक्ट्रॉन मूविंग ड्यू टू चेंज इन द वेलोसिटी. तो इलेक्ट्रॉन क्यों मूव हो रहा है, चेंज करके वेलोसिटी को. मतलब कि इलेक्ट्रॉन इज एन एक्सीलरेटेड पार्टिकल नाउ. इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये एक एक्सीलरेटेड पार्टिकल है. Okay. Why the acceleration is there? Because of the centripetal force of attraction and electrostatic force of attraction. He is losing the energy, but the change in velocity is there. और ये जो acceleration हो रहा है इसकी वजह से ये move कर रहा है. तो it is moving in a circular motion. It is moving in a circular motion. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले थे रुदरफोर्ड ने कि ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है. ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अगर ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब कि इसके अंदर में एक स्पेसिफिक सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये. तो इसमें रुदरफोर्ड एक कंक्लूजन में पहुंचे कि ये जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ, है ना. तो ये एफ ई इज इक्वल टू एफ सी, ये फॉर्मूला इन्होंने रुदरफोर्ड ने दिया. लेकिन इनकी थ्योरी फेल हो गई. क्यों, कि क्या हुआ, क्योंकि रुदरफोर्ड की जो थ्योरी फेल हुई बिकॉज ऑफ मैक्सवेल. मैक्सवेल वाज अ बिग साइंटिस्ट. उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म और मैक्सवेल की जो थ्योरी आई, उन्होंने क्या बोला कि कोई भी एक्सीलरेटेड पार्टिकल्स विच एमिट्स रेडिएशन, उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकल्स एनी एक्सीलरेटेड पार्टिकल एमिट्स रेडिएशन एंड लूजेस एनर्जी. तो अगर आप ये रूल ओबे करेंगे तो ये थ्योरी फेल हो जाएंगी रुदरफोर्ड, है ना. तो रुदरफोर्ड की थ्योरी इसलिए फेल हो रही कि उनके हिसाब से कि कोई भी एक्सीलरेटेड पार्टिकल, व्हाट मैक्सवेल स्टेटेड, रुदरफोर्ड की थ्योरी में ये प्रॉब्लम आ गया कि रुदरफोर्ड की थ्योरी में ये प्रॉब्लम आ गया कि उन्होंने कहा कि ये हॉलो कैविटी है ना. बट जो मैक्सवेल थ्योरी आई, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल्स जो है ये एक पर्टिकुलर मैक्सवेल थ्योरी ये चीज स्टेट कर रही थी कि एनी एक्सीलरेटेड पार्टिकल्स emit radiation
radiation and loses light energy. तो मैक्सवेल ने बोला कि भाई कोई भी एक्सीलरेटेड पार्टिकल जो है वो एमिट करेगा रेडिएशन और लाइट एनर्जी को लूज करेगा। तो ये जो थ्योरी थी मैक्सवेल की कि इसमें एनर्जी जो लूज हो रहा है और न्यूक्लियस जो है यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। ये जो एक ड्रॉबैक हो गया बड़ा कि ये थ्योरी के हिसाब से रुदरफोर्ड वाज कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो ये थ्योरी आपको नहीं लिखना, ये थ्योरी मैक्सवेल की थ्योरी जो ये बता रही है कि इसका एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन करता है। तो ड्रॉबैक्स इसके क्या थे? ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड थ्योरी वो क्या थे कि ड्रॉबैक्स इनकी ये थे कि फर्स्ट ड्रॉबैक इज दैट ही कैन नॉट एक्सप्लेन द मीन्स ड्रॉबैक है he cannot explain the stability of atom। ये stability of atom नहीं explain कर पाया। he cannot explain the stability of atom। second important thing, he cannot explain the discrete spectrum। the discrete spectrum। अब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोले तो क्या कि जैसे कोई गैस लिया है, कुछ अपन ने हीट किया, एक वेसल लिया, उसमें वी आर हीटिंग सम गैस फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और समथिंग। तो ही फाउंड दैट द Vibgyor which is coming, all the colors, if light passes through the prism that we studied in 10th class, 10वीं में पढ़ा था। तो क्या होता कि आपको 7 कलर के इंद्रधनुषी कलर मिलेंगे जिसको आप विबग्योर बोलते हैं। So he found that when the gas light is passing from the source, only 3 type of pollution coming: violet coming, indigo coming, and some other color, okay? Green coming. So other colors are not coming here in the spectrum. And then he passes, for example, he take helium gas. In another experiment, he change the gas. He take helium. In case of helium, he found that when from the source of the light is passing, only yellow coloration is coming, only yellow coloration or only single spectrum. So the spectrum coloration is not properly explained by him, that why the colors and why these rays are distracting. So in discrete, he cannot explain the discrete spectrum and he cannot explain the stability of the atom. तो एटम की स्टेबिलिटी भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे ये रुदरफोर्ड, और जो इसके स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये जो दो मेन कॉज है। मैक्सवेल थ्योरी तो बाद में है, लेकिन मैक्सवेल थ्योरी को आपको ड्रॉबैक नहीं लिखना है। ड्रॉबैक लिखना है कि ही कैनॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड ही कैनॉट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो जो कलरेशन है, जो स्पेक्ट्रम की जो अलग अलग गैसेस के थ्रू पास हो रहे हैं जब रेस, तो he cannot explain them. But according to Maxwell, any accelerated particles they emit radiation and they loses the right energy। तो ये थ्योरी के प्रपोज होने के बाद में रुदरफोर्ड के मॉडल को रिजेक्ट किया गया। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट में इसमें देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट मॉडल जो कि साइंटिस्ट, नेक्स्ट साइंटिस्ट जो इसके बाद और डिस्कवर हुई, जो बोर्स ने किया, नील बोर की प्रोडक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी देखी जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ाई पे ध्यान दो अच्छे से और एग्ज़ाम पे अपने फोकस करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।